तो इट मींस कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो बेसिकली क्या होगा, जिन दो चीजों की वजह से होगा वो है एक हीट और दूसरा बेटा आपके पास वर्क डन होगा। ठीक है, तो वर्क डन आपके पास दो तरह से पॉसिबल है, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम है और एक वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर आप किसी भी सिस्टम पे, जो प्रेशर और वॉल्यूम वाला सिस्टम हम नॉर्मली केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं, तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम वाला सिस्टम है और आप सिस्टम पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज आ रहा है वॉल्यूम के अंदर, अगर तो वो चेंज है उसका जो वर्क डन है वो ऑन द सिस्टम है तो वो पॉजिटिव होगा, बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा। यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसमें चेंज आ रहा है तो वो फिर आपके पास नेगेटिव साइन में इंडिकेट होगा। तो इसलिए जो ऑन द सिस्टम होता है मींस आप सिस्टम पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और वर्क भी कौन कर रहा है, सिस्टम, तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और हम यहाँ पर कौन सा वर्क लेते हैं बेटा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क लेते हैं, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने पी डेल वी लिखा हुआ है। ठीक है जी मरियम बेटा और साथ सर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता? एनर्जी भी कह सकते हैं, मास भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, वो बेसिकली उनकी ठीक है शेप भी हमारे पास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएंगे, ओवरऑल कंजर्व रहेगा। ठीक है, मास भी एनर्जी भी। ठीक है। जी बेटा मरियम। सर अगर आप ऐसे साथ साथ लिखें तो ज्यादा अच्छा समझ आता है। बेटा मैंने कुछ मिनट आपके पास सेव किए हैं, आपके फायदे के लिए इनको सेव किया है। 5-10 मिनट यहाँ पर पहले मौजूद होते हैं तो इसलिए मैंने इसको जस्ट इतना ही राइट अप किया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम बाय द वे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जस्ट आपका थोड़ा सा जो सिलेबस हमने स्लो डाउन किया हुआ है उसकी वजह से भी मैं इस चीज को राइट अप कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है कल भी हमने आधा लेक्चर पढ़ा था, तो क्योंकि चैप्टर नंबर जो हमारे पास ये है थर्मोकेमिस्ट्री, हमारे पास इसके लिए 2 लेक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इनकी प्रैक्टिस भी करवानी है। सिर्फ ये टॉपिक ले लेना और इससे आगे कुछ और स्टडी ना करना वो तो ठीक नहीं है ना, तो अगर एमसीक्यूज करेंगे तो फिर ज्यादा फायदा होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा राइट अप कर लिया। चलते हैं बेटा आगे, थोड़ा सा हैंड डाउन करने प्लीज। अच्छा, अब देखिए बेटा W बेसिकली क्या है, वर्क डन है, और मैंने बताया वर्क डन बाय द सिस्टम भी होता है और ऑन द सिस्टम भी होता है। ऑन द सिस्टम हम पॉजिटिव लेते हैं, बाय द सिस्टम नेगेटिव लेते हैं। ये मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा जो रेफरेंस है वो प्रेशर वॉल्यूम है। अच्छा बेटे, तो Q जो है ये भी दो तरह की है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। अगर तो एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है तो बेटा पॉजिटिव है, इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम है तो बेटा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें वो यही थी कि चेंज इन हीट और वर्क डन जो है दोनों मिलकर इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगे। तो मैंने ऐसा वैसे ही लिखा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, वर्क की वैल्यू मैंने क्या लगाई है, P डेल V, माइनस क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं वर्क डन बाय द सिस्टम ले रहा हूँ, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो क्या है, नेगेटिव है। बेटा अगर तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन V क्या होगा, जीरो। यहाँ पर चेंज इन V जीरो पुट करें, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q आ जाएगा, और Q के नीचे मैंने छोटा सा V लिख दिया है जो इस चीज की इंडिकेशन है कि ये तमाम बातें एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही हैं। नेक्स्ट देखें, एंथैल्पी की बात करते हैं, तो बेटा एंथैल्पी की जो डेफिनेशन जो स्टेटमेंट है वो यही है कि एंथैल्पी बेसिकली क्या है, आपके पास इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट का सम है। प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट का सम किसके साथ, इंटरनल एनर्जी के साथ, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। तो यहाँ देखें, अब आप एग्जैक्ट एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपने पढ़ा था एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है, सो यू कैन ओनली कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी। सो चेंज इन एंथैल्पी के लिए हम क्या करेंगे, जरा यहाँ पर गौर से सुनिएगा, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व भी करता हूँ बेटा। अगर आप यहाँ पर डिफरेंशियल ले लेते हैं यानी चेंज ले लेते हैं तो डेल्टा H होगा, डेल्टा E होगा, लेकिन P और V मैथ्स का रूल है, ये जब भी प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये P और V है दोनों प्रोडक्ट में है और मैं इनका चेंज लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेटा इसका रूल क्या है कि एक बार चेंज P के साथ आएगा और एक बार चेंज जो है वो V के साथ आएगा। मींस मेरे बात करने का मकसद क्या है, मकसद ये है देखिए P कांस्टेंट है और चेंज किसके साथ आया, वॉल्यूम के साथ, सेंटर में कौन सा साइन आएगा बेटा, पॉजिटिव का, फिर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और चेंज इन प्रेशर देखेंगे, तो जहां पर डेल इनटू पी भी लिखा हुआ है वहां पर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे जो यहाँ पर मैंने सॉल्व करके आपको दिखाई। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल V प्लस V डेल P। अब यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर तो इस सिस्टम के अंदर ओवरऑल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो बेटा डेल्टा P क्या होगा, जीरो,
इस इक्वेशन में डेल्टा पी जीरो पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। देखिए मैंने उसको वेरी नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर नहीं लिखा हुआ। इसमें अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। when the volume is constant it means change in volume क्या होगा zero, then internal energy and enthalpy both are equal। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है। सिंपल सा कि वो आपसे पूछ रहा है, बता रहा है डेल्टा V जीरो है तो बताएं इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई कहता है अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगा, QV के इक्वल होगा। ये तमाम ये एक एमसीक्यू है ये वाला। ठीक है, ये वाला एक एमसीक्यू है। नेक्स्ट चलिए इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर रीराइट की है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल V। बेटा अगर आप यहाँ पर बात करते हैं डेल्टा E की, तो मैंने डेल्टा E की वैल्यू यहाँ पुट की। क्या डेल्टा E की वैल्यू थी बेटा, QP माइनस P डेल V। ये देखें यहाँ से ये वाली वैल्यू मैंने वहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, ये माइनस पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, जस्ट QP। क्या बचेगा, जस्ट QP। मीन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली वही इसकी क्या होगी, एंथैल्पी होगी। दोबारा से सुन लें, इन दो चीजों में क्या बातें आपको मिल रही हैं। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो बेटा वही इसकी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी। और अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैलकुलेट करते हैं तो वही इसकी क्या होगी, एंथैल्पी चेंज होगा। ठीक है, यहां से देख लें दोबारा, यहाँ पर मैंने PV जो प्रोडक्ट है बेटा इसका डिफरेंशियल लिया है, इसका चेंज लिया है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया कि पहले एक लगेगा, एक के साथ चेंज आएगा, दूसरा कांस्टेंट होगा, बाद में दूसरे के साथ चेंज आएगा, पहले वाला कांस्टेंट हो जाएगा। फिर मैंने कहा जी डेल्टा P अगर जीरो होगा तो इक्वेशन में ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा बेटा, तो डेल्टा E प्लस P डेल V बन जाएगा। फिर मैंने कहा अगर V भी कांस्टेंट हो जाए तो इट मींस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E हो जाएगा। फिर इसी फैक्टर को मैंने रीराइट किया और यहाँ पे डेल्टा E की वैल्यू पुट की। कैंसिलेशन के बाद एंथैल्पी चेंज आपके पास QB के इक्वल आया। जी बेटा मोमिना क्वेश्चन करें। सर इसमें हर सिस्टम में प्रेशर के कांस्टेंट होते हैं, जो हमने वैल्यू वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर को जीरो कंसीडर किए। नहीं हम कंसीडर खुद कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर सिस्टम के अंदर ही कांस्टेंट होगा, वेरिएशंस हो सकती हैं। अगर तो हम इनको कांस्टेंट करेंगे तो एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी सेम होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर वैल्यू आगे मूव कर जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम इस फैक्टर को भी आप देखें ना, ये केस कोई और है, ये केस कोई और है। नीचे वाले केस में मैंने इंटरनल एनर्जी को पुट किया। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बात कांस्टेंट प्रेशर पे है। ये कहां पर है, कांस्टेंट प्रेशर पे, वो एंथैल्पी की इक्वल होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी दोनों सेम होंगी। जी बेटा सर ये जो आपने लिखा है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E व्हेन चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, सर ये आपने लिखा है ये नॉर्मली होता है। ये देखो, ये नॉर्मली आप कह रहे हैं लिक्विड है या सॉलिड है। देखो लिक्विड और सॉलिड के अंदर कोई चेंज इन वॉल्यूम आएगा? ये तो सर अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन जो आपने सबसे ऊपर एक्सप्रेशन लिखी है, तो सर अगर चेंज इन वॉल्यूम को जीरो रखे तो वॉल्यूम इनटू डेल्टा P की टर्म तो उधर ही रहेगी ना सर, वो टर्म कहाँ की? कौन सी कह रहे हो, ये वाली? ये वॉल्यूम इनटू डेल्टा P वाली टर्म किधर की? ये वाली कह रहे हैं ना, ये तो कांस्टेंट प्रेशर पे आ रहे हैं ना। नहीं सर मैं ये डेल्टा V वाले में पूछ रहा हूँ, डेल्टा V वाले एक्सप्रेशन में तो ये V इनटू डेल्टा P वाले तो ये वाला सर ये आपने डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो पे लिखा है ना, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा E। मैं कह रहा हूँ सर इस एक्सप्रेशन में, जी सर यही मैं कह रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में डेल्टा E के साथ V इनटू डेल्टा P नहीं आना चाहिए सर। बेटा ये देखो, हमने कहा डेल्टा V की वैल्यू जीरो है तो ये सारा फैक्टर जीरो नहीं हो जाएगा सर वो भी तो है ना V इनटू डेल्टा P, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ V सर। तो ये बेटा प्रेशर की कांस्टेंट करने से हो गया ना। अच्छा प्रेशर इस पूरे में प्रेशर ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है सर, इस पूरे में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इस पूरे में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं जिसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो आने की कंफर्म यही बात है, लिक्विड और सॉलिड के अंदर चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, मीन जीरो होगा, तो पुट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों सेम होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और सॉलिड के लिए। थैंक यू सर। ओके जी बेटा मोमिना क्वेश्चन अगर हो गया तो हैंड डाउन कर लें प्लीज। जी सईदा नूर बेटा क्वेश्चन करें। लिखा है डेल्टा E इक्वल्स टू Q माइनस P डेल्टा V, तो हम ये वर्क डन बाय द सिस्टम कंसीडर किया हमने इधर। हां जी वर्क डन बाय द सिस्टम। जी वर्क डन बाय। हम पॉजिटिव नहीं लेंगे? क्यों पॉजिटिव क्यों लेना है? मैं पूछ रही हूं कहते हैं पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, पिस्टन कहता है पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है। अगर अपवर्ड मूव कर रहा है आप उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी लगाई गई फोर्स के इनवर्सली काम कर रहा है ना, चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है अच्छा ओके जी।
इसलिए हमने वर्क डन बाय द सिस्टम दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर लिख दें वर्क डन ऑन द सिस्टम और इसको पॉजिटिव कर दें तो वो ठीक है, वो गलत नहीं होगा बेटा, ठीक है। आपने साथ बताना होगा कि आप कौन सा सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है जी। निदा अनवर और साथ बेटा क्वेश्चन करें। लास्ट ये इक्वेशंस वगैरह बताई हैं, प्लीज एक बार दोबारा से कर दें, मुझे समझ ही नहीं आई। सर बात आपने- सुने, मेरी जिसमें बात आपने सुने, जो आखिरी चीज लिखी है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी, उसमें आपने क्यूवी वाली इक्वेशन क्यों नहीं लिखी? आपने वॉल्यूम तो कांस्टेंट लिया हुआ था यहाँ पे जी। बेटा नहीं, देखो ये जो हमने कैलकुलेशन किया है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ इस वाले फैक्टर के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। नहीं लेकिन साहब ने दोनों चीजें काटी कैसे हैं आपस में से, पी डेल्टा वी और बेटा ये प्लस पी डेल वी है, ये माइनस पी डेल वी है, दोनों कैंसिल नहीं होंगे। नहीं तो ये बनने कहाँ से हैं? ओके, डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है? मैंने बोला ये देखें क्यू माइनस पी डेल वी, मैंने एरो भी लगाया हुआ है कि इसकी डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है? क्यू माइनस पी डेल वी। मैंने यहाँ पर डेल्टा ई की जगह पर क्यू माइनस पी डेल वी लिख दिया, ये वाला पी डेल वी वैसे ही आ गया। नहीं सर ये एक स्पेसिफिक आप केस की बात करेंगे कि हमेशा जरूरी थोड़ी कि माइनस पी डेल्टा वी हो, ये तो प्लस पी डेल्टा वी भी हो सकती है डेल्टा ई की वैल्यू। मैंने पहले बोला अगर आप वर्क डन बाय द सिस्टम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। हम ओवरऑल इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम कंसीडर करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ओवरऑल अगर आप अपने इक्वेशंस देखें, बुक देखें, ठीक है, तो वहां पर उसने वर्क डन बाय द सिस्टम लिया, सो दैट्स व्हाई मैं भी यहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम ले रहा हूं, ठीक है। सर आपने एंथैल्पी की जो कैलकुलेशन सारी वो नीचे लिखी है ना, वो मतलब इक्वेशन बहुत ज्यादा कोई समझ नहीं आई कि आपने उसमें मतलब assumptions ली हुई हैं। ओके सर, इसको मैं रीराइट करता हूं। ये देखिए बेटा, मैंने लिखा चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस, अब पीवी पे चेंज अप्लाई करना है आपको। पीवी पे क्या करना है? चेंज अप्लाई। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस, एक बार ये डेल्टा किसके साथ आएगा? पी के साथ, और एक बार किसके साथ आएगा? वी के साथ। तो करते हैं, ये देखो क्या लिखूं जी, पी इनटू डेल्टा वी। पहले मैंने किसके साथ लिख दिया? वी के साथ। अब मैं किसके साथ लिखूंगा? पी के साथ। किसके साथ लिखूंगा? पी के साथ। ठीक हो गया बेटा? तो इसको सॉल्व करें, ये देखें डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा ई प्लस पी डेल वी। अब अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ चेंज इन प्रेशर जीरो है, चेंज इन प्रेशर जीरो है, तो ये सारा फैक्टर जीरो हो सकता है कि नहीं? जीरो हो गया बेटा, तो यहाँ पर मुझे प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई। यहाँ तक देखें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं जी। ये जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। Sir, sorry, but I have a question. Do we have to understand all these formulas or can we just memorize? बेटा आप इसको जस्ट मेमोराइज कर रहे हैं, इट्स इनफ। आपको सिर्फ ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसके साथ ये डेरिवेशन इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस पर डिफरेंट आपके पास फार्मूलाज मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो अगर आपको याद इस तरह से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा। अच्छा ये देखें, सिर्फ जस्ट आपने ये फार्मूला याद करना है बस, और ये एंथैल्पी की स्टेटमेंट है। ये बाय डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए और बाय मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है बेटे? All right, thank you. Yeah, thank you. ओके, अब देखिए यहाँ तक होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैंने डेल्टा पी बेटा जीरो पुट किया है, तो इट मींस ये वाला फैक्टर जीरो हो गया, ठीक है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो सकती है जी? डेल्टा ई किसके इक्वल होता है? डेल्टा ई, ये देखें यहाँ पर हमने सवाल किया बेटा क्यू माइनस पी डेल वी, किसके इक्वल होता है? क्यू माइनस पी डेल वी। तो ये देखें यहाँ पर मैं पुट करता हूँ क्यू माइनस पी डेल वी प्लस नेक्स्ट वाला फैक्टर वैसे लिख दें p इनटू डेल v। अब बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है, यस, तो डेल्टा h इज इक्वल टू क्या आ गया? q। अब ये सारी बात में हमने क्या कंसीडर किया था कि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ पर छोटा सा क्या लगा देंगे? p, ताकि ये याद रहे कि ये सारा सिस्टम कहां पर है? आपके पास कांस्टेंट प्रेशर के अंदर मौजूद। तो ये हमने यहाँ पर ट्राई किया। अब इसमें ये जो इक्वेशन लिखी हुई है जिसको मैं रीराइट कर रहा हूँ बेटा, डेल्टा h इज इक्वल टू डेल्टा e प्लस पी डेल वी। कहता है अगर इस इक्वेशन पे हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मींस ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई। ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, देखिए। अब देखें, अगर किसी बच्चे को ये इक्वेशंस ये टर्म्स नहीं समझ आई तो मुझसे पूछें, फिर मैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन और करता हूँ कि ये बातें क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रही है।
जी सर ये जो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई है, ये गैसेस के केस में नहीं होगा ना इक्वल, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के केस में होगा, क्योंकि उनके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं आता, तो हम भी डेल्टा वी को जीरो लेते हैं। तो ये गैसेस के केस, लिक्विड और सॉलिड के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो गैसेस के केस में ऐसा नहीं होगा ना? नहीं होगा, उसमें चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है। ओके सर। जी, उनको कंप्रेस कर सकते हैं। जी, और किसी बच्चे का क्वेश्चन? जी करें बेटा। सर सिस्टम पे अगर वर्क किया जाए तो वो पॉजिटिव होता है। अगर सर, तो सिस्टम पे वर्क नहीं बेटा, वर्क हमेशा सिस्टम पर ही होगा। ये अगर आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर और वॉल्यूम की कर रहा हूँ, अगर तो आप सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो उसी डायरेक्शन में उसके अंदर चेंज आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन के अंदर है, तो वर्क डन जरूर पॉजिटिव है। अब अगर तो आप सिस्टम के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, सिस्टम का जो पिस्टन है फॉर एग्जांपल वो अपवर्ड मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर वो नेगेटिव होगा। यस सर। सर आप सर जैसे आपने पिस्टन वाला केस बताया कि V1 जो है वो ज्यादा होगी, वहाँ पे अभी हम प्रेशर अप्लाई नहीं करें, फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं, फिर V2 हो जाती है, वो स्मॉल हो जाती है। सर यानी कि एक्सपेंशन हुई है V1 ग्रेटर देन V2। सर अब सर ने LMS का क्वेश्चन लिखा। जी बोले सर W इज इक्वल टू F डॉट D, और सर फिर यही वैल्यूज है हमारे पास, V1 ग्रेटर देन है V2, और फिर लिखा हुआ था W इज इक्वल टू P डेल V। सर ये डेल V को सर अब इसको सर ने कहा कि पॉजिटिव वर्क डन है, हालांकि जो फाइनल है वो तो कम हुआ है सर, फिर तो नेगेटिव होगा वर्क डन। देखो बेटा, ये सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी, मैं जिस चीज से थोड़ी सी जान छुड़वा रहा था कि हम थोड़ा टाइम सेव करें, वो नहीं हो सकता। ओके, ये देखिए, ये सिस्टम है, ये इसका पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, इसका क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है। आप इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ओके हो गया। अब सिस्टम क्या कर रहा है, अगर तो ये सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इट मींस ये क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और पिस्टन भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इट मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम है, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो ये आपके पास पॉजिटिव होगा। यस सर। सर यानी कि V1 ग्रेटर देन V2 होगा यहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली। सर अब इसी को आप वर्क डन में सर मतलब पुट करके वैल्यू बता दें कि पॉजिटिव कैसे होगा वर्क डन। सर W इज इक्वल टू P डेल V में अगर आप यही इसी कंडीशन को पुट करें ना, फिर नहीं समझ आती कि ये वर्क पॉजिटिव कैसे हुआ है। ओके, नहीं आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट इतना याद रखें कि वो वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखो फिजिक्स के अंदर ये टोटल चीज बिल्कुल इसके उल्ट होगी। अगर आप इसको फिजिक्स में अप्लाई करेंगे तो उसमें हम सिस्टम ही चेंज कर देते हैं, उसमें अगर आप इसको स्टडी करें, आपकी बुक में लिखा भी हुआ उसने, तो वो बिल्कुल इसके उल्ट होगा। बच्चे बात जब हमसे यही क्वेश्चन करते हैं, इवन फिजिक्स की बुक दिखा रहे होंगे, तो उसमें सिस्टम कुछ हो रहा है, इसमें सिस्टम प्रेशर वॉल्यूम का है। जी बेटे। ओके सर। सर ये जो आपने QP ग्रेटर देन QV लिखा है, इसको मैं बता देंगे? हाँ जी, मैं अभी इस पे आता हूँ बेटा, अभी वो क्वेश्चन डिस्कस करना है मैंने। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? Sir, I have a question. In the second equation, we wrote in red color delta H equals delta E plus P delta V. Okay. Where's the term P delta? Where's the term delta P delta V? No, sorry, the other one. Delta PV. ये वाली बेटा? Yeah, this term. Where is it? ये देखिए हमने कंडीशन क्या लगाई है? So the second equation is in both conditions where constant pressure है, overall constant ही है। For both, they're going to be the change is going to be 0. हाँ जी, दोनों केसेस के अंदर जो चेंजेस होंगे वो 0 ही होंगे। No, I mean in the equation in red color, the change in pressure and the change in volume is 0. नहीं, इस इक्वेशन पे बेटा देखें, पहले यहाँ पर हमने सिस्टम को ओवरऑल कांस्टेंट प्रेशर में ही रखा है, ठीक है। यदि डेल्टा P यहाँ पर 0 हो गया, तो ये हमारे पास न्यू इक्वेशन आई है, डेल्टा X इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल V। अब हम इसमें फर्दर केस अप्लाई कर रहे हैं कि अगर तो वो कोई चीज लिक्विड फॉर्म में है या वो सॉलिड फॉर्म में, तो अंडरस्टूड है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, 0। अगर आप ये नहीं लिखते, ये पहले ये नहीं लिखता, अगर आपको कहता है फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन बिकम्स डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। बस ये है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ। ओके ओके, इसमें आप कोई कंडीशन फर्दर अप्लाई नहीं कर रहे,
वो अंडरस्टूड बात है कि लिक्विड और सॉलिड है तो डेल्टा V 0 होगा, डेल्टा V 0 होगा तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E हो जाएगा। ठीक है जी, और किसका क्वेश्चन हो? जी आयशा बेटे करें क्वेश्चन। Oh, I forgot to put my hand down. It's okay, thank you. सर जी हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे हम डेल्टा पी को 0 ले रहे हैं, तो कोई ऐसा भी केस हो सकता है कि जहाँ पे हम डेल्टा वी 0 लें? बेटा वो इंटरनल एनर्जी की तरफ ओवरऑल वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर एक केस बेटा, अगर तो आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं तो जो उसका हीट एनर्जी का चेंज होगा वही उसका इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, लेकिन अगर आप प्रेशर को करते हैं तो फिर वो उसकी एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये दो मेन डिफरेंस ही है। अगर आप एंथैल्पी कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप क्या करें कैलकुलेट, उसका QP कैलकुलेट करने, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे उसकी हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने, वो इसकी एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या इसके अलावा इसमें और कोई केस नहीं। लेकिन अगर आप यही बात कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना चाहते हैं तो आपको वहां से उसकी इंटरनल एनर्जी मिल सकती है, एंथैल्पी नहीं मिल सकती। अब इन्हीं दो बेसिस पर देखें, डेल्टा H और डेल्टा E का यहाँ पर रिलेशन अगर आप अप्लाई करें, मैंने लिखा हुआ है QP ग्रेटर देन QV, ये आपकी बुक की स्टेटमेंट, बुक की आपके पास MCQ भी है कि QP जो है वो ग्रेटर होता है QV से। इसकी क्या रीजन है जी, बता सकता है कोई? QP क्यों ग्रेटर होता है QV से? जी बोले अफान जी। सर क्योंकि वर्क डन हो रहा होता है। क्यों बेटा? क्योंकि सर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वर्क डन दो होता है। चीजें चेंज हो रही है, एक इंटरनल एनर्जी और एक वर्क डन हो रहा होता है, इस वजह से QP ज्यादा होता है। आप ये देख लें, जो QP है वो बेसिकली क्या है, डेल्टा H है, ओके, और QV जो है वो क्या आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और अगर एंथैल्पी को देखें तो ये बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ-साथ वर्क भी होता है। ठीक है, PV भी होता है, तो इसलिए इसमें वर्क भी होता है, सो दैट्स व्हाई QP जो है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर ऑफ QV। ओके नेक्स्ट, अच्छा ये देखिए यहाँ पर हमने जितने रिलेशंस पढ़े हैं, यहाँ से लेकर ये रिलेशन एक MCQ है, सुन लीजिएगा मेरी बात, ये रिलेशन एक MCQ है, ठीक है बेटा, ये रिलेशन एक MCQ है, ये MCQ है, ये तमाम MCQs है आपके पास, और ये वाला, तो टोटल यहाँ पर 5 से 6 MCQs हैं जो आप पास पेपर्स में देखें तो इसी तरह से ही उसने वहां पर आपको पूछे हुए हैं। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीजें नहीं है, कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करवा रहा आपसे वहां पर, कोई सिलेंडर नहीं है, जस्ट ये चीजें आपने और याद रखनी है और रीजन साथ में आपको बस उसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, एंथैल्पी चेंज कब किस पे डिपेंड करेगा, QP क्या है, QV क्या है, कौन ग्रेटर है, कौन लेसर है, कब इक्वल होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी के अंदर जो हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है आपके पास, फिर आपके पास आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। बेटा माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। फिर आपके पास एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन है, फिर आपके पास है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ combustion, enthalpy of solution, enthalpy of hydration, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, सॉल्यूशन है, कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑटोमाइजेशन, फॉर्मेशन और सिंपली रिएक्शन। अच्छा बेटे, हम नॉर्मली जो एंथैल्पी है उसको अगर तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है तो डेल्टा H नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं,
इसके लिए जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है, एसटीपी है। क्या कंडीशन है, एसटीपी है। इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अलावा बाकी तमाम जितने भी हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबस्शन, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन और सब्लिमेशन, ये तमाम जो है ये आपके पास 1 मोल के लिए एट एसटीपी होंगे। इसके लिए 1 मोल आपका अगर फॉर्मेशन है तो 1 मोल कोई कंपाउंड आपके पास बनेगा, ऑटोमाइजेशन है तो 1 एटम फॉर्मेशन होगी, न्यूट्रलाइजेशन है तो 1 मोल आपके पास वाटर फॉर्मेशन होगी, कंबस्शन है तो 1 मोल जो आपके पास कंपाउंड है वो कंबस्ट हो रहा होगा, और इसी तरह से सॉल्यूशन है तो वो भी 1 मोल के लिए, हाइड्रेशन है वो भी 1 मोल के लिए, और सब्लिमेशन है वो भी 1 मोल के लिए। लेकिन जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो टोटल रिएक्शन के लिए होगी। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इसके लिए, हम क्या बात करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपके पास बनते हैं, हाइड्रोजन है और आपके पास क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर आपके पास 2H2 बनाते हैं। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपके पास माइनस के अंदर है, फॉर एग्जांपल वो कितनी है आपके पास -285। तो ये जो एनर्जी है बेसिकली ये इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, और ये 2 मोल्स के लिए हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी फॉर्मेशन, ऑटोमाइजेशन या किसी और की बात करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर अगर 2 लिखा होगा तो वो गलत होगा, वो आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या ऑटोमाइजेशन नहीं हो सकती, वो जस्ट किसके लिए होगी, 1 मोल के लिए होगी। तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर्मेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, ऑटोमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होगी, कंबस्शन भी नेगेटिव होगी, सॉल्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, हाइड्रेशन एनर्जी ये भी आपके पास नेगेटिव में आएगी, और सब्लिमेशन जो है ये भी आपके पास पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। तो जो सब्लिमेशन है ये पॉजिटिव में हो सकती है, हाइड्रेशन में हम सॉल्यूशन और हाइड्रेशन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस में, कंबस्शन ऑलवेज नेगेटिव, न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज नेगेटिव, ऑटोमाइजेशन ऑलवेज पॉजिटिव, और फॉर्मेशन ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव होगी, दोनों हो सकती हैं, और रिएक्शन जो है वो भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट देखिए इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है जी। सर -285 किलो जूल नहीं आना चाहिए। ओके ये देखें, हम इसको ओवरऑल जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इसको हम किलो जूल पर मोल ही लिखेंगे, ओवरऑल ऐसे इसमें लिखा होता है। बाय द वे अगर आप 1 मोल के लिए निकालना चाह रहे हैं तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये मोल के अंदर ही है, इसकी जो वैल्यू है वो गिवन मोल के अंदर ही है, लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप 2 या 3 जितने भी मोल्स हों उनके लिए आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें आप कोई भी एग्जांपल कोड कर दें, फॉर एग्जांपल आप कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कर दें तो 393 है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। एक मोल बन रहा है -393 किलो जूल पर मोल, इसके लिए हम यहाँ पर किलो जूल लिख देते हैं, और अगर आप 1 मोल के लिए निकालना चाहेंगे तो फिर आप 2 पे, और अगर ये किलो जूल पर मोल भी लिखा होगा तो वो भी ठीक होगा। आपने उसके बाद जो किसी भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एमसी को आपसे पहले शेयर कर ही देता हूँ, मेरे पास A2 है, B2 है, 2AB बना रहे हैं, इसकी एनर्जी है 500, और फॉर्मेशन की जो जब ये एक के साथ इन्होंने प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तो जो एंथैल्पी चेंज आया वो कितना आया, -750 आया। या इसको हम नॉर्मली मेंशन भी नहीं करते, अगर मैं ये एनर्जी आपको दे दूं 500 है और 750 है, ठीक है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो कुछ स्टूडेंट्स ये करेंगे कि ये हमारे पास जो है 750 ये फॉर्मेशन है तो ये तो नेगेटिव होगी, और इसमें सम कर देंगे इसको, एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्टेंट्स है वो कितनी है +500, क्योंकि इनकी क्या हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है, तो ये आ जाएगा 250। अब ये 250 ही इसका आंसर होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पे भी 1 मोल के लिए अप्लाई करने के लिए इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो -250 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 125 पे आंसर करेंगे, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, ये किप्स की प्रैक्टिस के अंदर भी मौजूद है, तो आप इसको वहां पर भी देख सकते हैं। जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात होगी तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर जितने मोल्स बन रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसकी एनर्जी होगी, ठीक है, उसके लिए 1 मोल की कंडीशन नहीं है। Sir, for enthalpy of reaction, you would just determine it on the basis of how many moles are made? In case of only reaction, we consider
more than 1 mole, but overall enthalpy of formation atomization we consider only the 1 mole. 1 So mole if- is a standard value. So if a problem has multiple moles as the products, then you would automatically assume it's enthalpy of reaction? ये देखिए, अगर यहाँ पर आपसे enthalpy of reaction की बजाय कोई और enthalpy पूछ लेता है, then you have to divide it with the 2 because 2 moles of product are formed. ठीक है? तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी. वेरी नेक्स्ट मैं आपके साथ एक क्वेश्चन इस तरह का शेयर करूंगा जिसमें आपको enthalpy of formation निकालनी होगी. 2 moles होंगे तो फिर उसको फर्दर डिवाइड करेंगे 2 के साथ. ठीक है? मैं वो भी प्रैक्टिस आपके साथ शेयर करूंगा. नेक्स्ट देखिएगा बेटा, हमारे पास एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन है. तो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन में क्या है, जिसमें आपके पास ये H2 है और इसे आपके पास जस्ट एक मोल हाइड्रोजन एटम बन रहा है, तो इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो आपके पास है +218. तो ये जो एनर्जी है ये आपके पास एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन होगी. ठीक है? नेक्स्ट देखें, इसी तरह से अगर न्यूट्रलाइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास न्यूट्रलाइजेशन में H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड और OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस. 1 मोल H पॉजिटिव आयन, 1 मोल OH नेगेटिव आयन, दोनों मिलकर अगर तो 1 मोल वाटर फॉर्मेशन करते हैं, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपके पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी. और इसमें नॉर्मली हम जो वैल्यू कंसीडर करते हैं वो है बेटा -57.4. इसमें 3 केसेस हो रहे हैं, वो देखिएगा. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में अगर तो बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसकी वैल्यू होगी 57.4. कितनी वैल्यू होगी? -57.4 वैल्यू. ठीक है? ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी. लेकिन अगर आपका वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस है, इन दोनों केसेस में ये वैल्यू जो है वो कभी भी -57.4 नहीं हो सकती, बल्कि उससे कम ही होगी. ज्यादा का तो कंसेप्ट ही नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड है बेस है, ये वैल्यू कभी भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कभी भी जो है वो -57.4 से ज्यादा नहीं हो सकती. वो उससे कम ही होगी, ज्यादा नहीं हो सकती. और कम कब होगी? जब दोनों में से कोई एक चीज वीक हो, चाहे वीक एसिड हो या वीक बेस हो, आपके पास वैल्यू 57 से कम आएगी. और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस के अंदर -57 आएगी. बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती. ये तीनों एमसीक्यूज भी आपके पास 2017 से लेकर 2019-20 के अंदर इसको बार-बार उसने पूछा हुआ है. ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ कंबशन. तो कंबशन में क्या कह रहे हैं आप कि जब आपके पास 1 मोल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं एथेनॉल है, इसकी कंबशन हो रही है, कार्बन डाई और वाटर फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है? अब यहां पर 2 कार्बन है तो 2 ही कार्बन डाई बनेंगे. टोटल ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर 6, तो 3 मोल्स वाटर फॉर्मेशन होगी. इसके लिए भी मैं आपको ऑर्गेनिक के अंदर ये बातें बताऊंगा कि अगर 2 कार्बन में जितने कार्बन होंगे उतनी ही कार्बन डाई रिलीज होगी और जितने हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ मोल पानी बनेगा. ये ओवरऑल आप इसको भी याद रखेंगे जब मोल्स वगैरह की कैलकुलेशंस के अंदर भी मैंने आपको बात बताई थी. तो इनके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगी 1368 होगा. -1368 एनर्जी जो है वो क्या होगी? रिलीज होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगी. जी बेटा करें क्वेश्चन. सर मुझे आपसे पूछना था कि जो आपने ये लास्ट अभी एमसीक्यू में बताया था -750 वाला, आपने कहा था कि हमें पता है फॉर्मेशन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो हमें कैसे पता कि हमने -750 यूज करना है या पॉजिटिव 750 यूज करना है? मैंने उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की बात की थी. ठीक है? जी. जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी तो वो आपके पास नेगेटिव होगा प्रोडक्ट का मिलना. ठीक है? और जब आपके पास रिएक्टेंट्स ब्रेक होंगे तो उनके लिए जो एनर्जी होगी हमेशा पॉजिटिवली कंसीडर होगी. ठीक है? सर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन अगर हमारे जो आपने क्वेश्चन दिया था जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं सर, उसके अंदर सर आपने किया था -750 + 500, लेकिन सर ये उल्टा नहीं होना चाहिए 750 - 500 अगर आप एस साइकिल से करें तो सर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है. देखो आप समझ रहे हैं, मैंने माइनस किया राइट 750 या 250 - 750, ये समझ रहे हैं आप? या मैंने 500 वैल्यू सपोज की थी. सर आपने 500 सपोज की थी. जी सर. ठीक है, आप ये समझ रहे हैं कि मैंने माइनस किया हुआ है? जी सर. मैंने माइनस नहीं किया, दोनों को सम करना है आपने. लेकिन जो 750 है
ये आप इसके लिए साइन नेगेटिव यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? ओके तो सर इस तरह के क्वेश्चंस जब हम करते हैं हैश साइकिल ड्रॉ करके, ये हैश साइकिल से ही होगा ना सर? नहीं, तो हैश साइकिल नहीं आएगा बेटा, हैश साइकिल नहीं आएगा, अभी तो हैश साइकिल को मैं डिस्कस नहीं किया। अच्छा ठीक है सर। हैश साइकिल वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए होती है, ठीक है? ये तो हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ओके सर। होती है जिनकी डायरेक्टली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनके लिए फिर हम साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये तो हमने सपोज वैल्यू नहीं है और सिंपल वैल्यू है, डायरेक्ट मेथड से हम यूज कर रहे हैं इसको। जी करें बेटा क्वेश्चन। सर -57.4 से ग्रेटर नहीं होगी चाहे वीक एसिड और बेस हो? नहीं, ज्यादा नहीं हो सकती बेटा। सैड यार बेटा किसी केस देखो मेरी बात सुनो, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जब 1 मोल पानी बनना है, 1 मोल पानी बनने के लिए क्या चीजें जरूरी है? एक H पॉजिटिव आयन और एक OH नेगेटिव आयन। अब फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसने H पॉजिटिव दे दिया, तो वीक एसिड क्या OH नेगेटिव आयन देगा? वीक बेस नहीं, 1 मोल पानी नहीं बन सकता। अगर 1 मोल वाटर नहीं बनेगा तो -57.4 एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ठीक है? अब दूसरा केस ये है कि बेस तो स्ट्रॉन्ग थी लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं था, अगेन वही कंडीशन आ गई कि 1 मोल वाटर फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो जरूरी है ये भी स्ट्रॉन्ग हो, ये भी स्ट्रॉन्ग हो, 1 मोल वाटर बने, फिर -57.4 एनर्जी रिलीज होगी, इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती, ठीक है? Sir, I wanted to ask you to memorize the standard molar enthalpies of formation for all of this stuff. Like you said, 57.4, -285. Do we have to memorize all these standard molar enthalpies, or is it going to be given? Yes, to memorize बेटा, आपको जो बुक में एग्जांपल्स गिवन है उन तमाम की वैल्यूज याद रखनी होगी। जी नेक्स्ट चलें बेटा। Sir, can I ask a question? जी पूछें। Sir, so in a reaction, if there's formation, it's positive, and if there's breakage, it's negative? यस देखें, कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा था AA, ठीक है? तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन होगी वो हमेशा से पॉजिटिव ही लिखी जाएगी। लेकिन अगर ये किसी से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, लाइक AB है, तो इसमें जो फॉर्मेशन है वो हमेशा नेगेटिव कंसीडर होगी, ठीक है? Yeah, thank you. जी नेक्स्ट करें क्वेश्चन। सर हमें पता कैसे चलेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस है या एसिड है या वीक है? बेटा आपको HCl क्या है? H2SO4 स्ट्रॉन्ग ACL, एसिड। तो ये आपको पता लग गया ना? जो जितने H पॉजिटिव आयंस देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा, जिसकी pH कम होगी वो अच्छा एसिड होगा। सर जिसके OH ज्यादा होंगे वो अच्छा बेस होगा। अच्छा बेस होगा, जिसकी POH कम सर होगी वो अगर अच्छा। सर अगर हम लोग वीक एसिड और वीक बेस लें तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? -57.4 से कम होगी, ठीक है? नेक्स्ट चलिएगा बेटा। हाँ जी, और किसका क्वेश्चन है प्लीज करें, और ताकि हैंड डाउन करें फिर आगे मूव करें। हाँ जी सर, ये एसटीपी कंडीशंस वगैरह पे करते हैं ये? हाँ जी, एसटीपी कंडीशंस होंगे सर। एसटीपी पे 0 डिग्री सी टेम्परेचर होगा और 1 atm प्रेशर होगा, तो हमको स्टैंडर्ड नहीं, ये 25 रूम टेम्परेचर होता है यहाँ पर। पर रूम टेम्परेचर होगा ना, आरटीपी मतलब रूम टेम्परेचर और प्रेशर। नहीं, इसके लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशन रखते हैं उसमें हम 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, यानी एंथैल्पी चेंज के लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है उसमें 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm। 1 atm जी। जी करें बेटा क्वेश्चन। तो ये आपने हाफ मोल का क्या लिखा है इस रिएक्शन में? किस रिएक्शन में? ये वाला जी सर, एटमाइजेशन वाला। बेटा ये देखो, मैंने बात बोली है, इसको बाय द वे मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 1 में भी शेयर किया था, नेक्स्ट भी शेयर करूंगा। जब भी आप कंबशन के अंदर देखना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है, वाटर कितना बना है, तो इसके लिए फार्मूला ये हम यूज करते हैं, जितने कार्बन होंगे उतनी कार्बन डाई बनेगी। देखिए 2 कार्बन है ना, एथेनॉल है तो 2 कार्बन डाई बनेगी, और जितने हाइड्रोजन है, एथेनॉल में कितना हाइड्रोजन है बेटा 6, तो इसके हाफ मोल वाटर बनते हैं, यानी कि 3 मोल्स वाटर बनेगा, ठीक है? तो इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ जाती हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में आप कोई भी एग्जांपल कोट कर दें, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लें, उसको वाटर में डिसॉल्व करें, उसमें जो एनर्जी है वो है 16.2, वो एनर्जी जो है वो आपके पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी।
नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मैंने यहाँ पर हाइड्रेशन को सेकंड ईयर वाले से निकाल कर यहाँ पर इसके साथ भी ऐड कर दिया। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आप कोई भी जो आयन है वो आपके पास इनफाइनाइटली डाइल्यूट जब आपके पास सॉल्यूशन होगा उस दौरान जो एनर्जी चेंज होगा वो आपके पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, ताकि उसके बाद कोई फर्दर हीट चेंज ना हो, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो चेंज आ रहा है, जैसे H पॉजिटिव है वाटर के अंदर अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास 1075 एनर्जी रिलीज करता है, ये इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा, और भी एग्जांपल्स आपकी बुक में कोड की हुई है। इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी होता है बेटा, जैसे आयोडीन सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाता है तो ये इसकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगी। इसके लिए ओवरऑल एनर्जी जो है 62.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। ये मैंने आपके साथ एंथैल्पीज को शेयर किया है, और इसमें एक दो बातें सुन ले। अगर मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ, फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, जैसे अहमद आपने पूछा एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, इसकी वैल्यू किसी को याद है? ऑफ हीलियम जी, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ हीलियम क्या होगी? एंथैल्पी मुझे बता सकता है कोई? प्लस में होगी, कितनी होगी? हाँ जी, बता सकता है कोई? जी बेटा बताएं, सुमैया, कंदील और कोमल। सर 0। वेरी गुड। और कोई बेटा क्या कहते हैं इसके बारे में? शाबाश। सर 0 होगी। 0 होगी। आपके पास जितनी भी नोबल गैसेज है, हीलियम को मैं हटा देंगे, यहाँ पर अब नोबल गैस लिख रहा हूँ, जितनी भी नोबल गैसेज हैं बेटा इनकी एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन 0 होती है, क्योंकि ये मोनोटॉमिक गैसेज होती है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वो एटॉमिक फॉर्म में है तो उसको ऑटोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ग्रेफाइट है और डायमंड है, इनकी सिंपल कन्वर्जन से मैंने कार्बन डाई या सिंपल रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाई फॉर्मेशन हो रही है। मुझे बताएं इनमें से पहली ऑप्शन हाइड्रेशन और सॉल्यूशन आप बता दें दोबारा। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी नहीं पड़ा, सिंपल कोई भी आयन है आप उसको डिसॉल्व करने हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक, उसमें जो एनर्जी चेंज होगा वो एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है। सब्लिमेशन भी, सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन है आपका कोई भी सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर्स में जाता है तो इसकी सब्लिमेशन प्रॉपर्टी है। अब इसमें जितना एनर्जी चेंज होता है कि वो 1 मोल आयोडीन है वो 1 मोल आयोडीन वेपर्स फॉर्म में चली जाए, ठीक है, उसको आप सब्लिमेशन कहेंगे, ठीक है बेटा। सर आपने वैल्यू यहाँ पे 64 पॉइंट समथिंग बताई है हाइड्रोजन के लिए। 64.2 किलो जूल पर मोल जी, प्लस के अंदर। यस सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब मुझे बताएं ग्रेफाइट और डायमंड में कौन सी वैल्यू इन दोनों में से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को शो करेगी, फर्स्ट वन या सेकंड वन? जी सर सेकंड। जी बता सकते हैं कोई आप में से और कोई? शाबाश। सर दोनों ही करेंगे? दोनों करेंगी जी। सुमैया आप बताएं बेटा। सर सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू किस बेस पे कहते हैं आप? जी ताहा बेटा आप भी बताएं। सर फर्स्ट वाले की ज्यादा नेगेटिव फॉर्मेशन होगी क्योंकि उसके अंदर पता नहीं सर। हाँ बेटा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ग्रेफाइट के लिए होगी, ठीक है। आपके पास जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें एलिमेंट का होना भी जरूरी है। ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है, डायमंड की फॉर्म में तो उस तरह से नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए ये जो फॉर्मेशन होती है वो नॉर्मली ग्रेफाइट के लिए होगी, डायमंड के लिए हम ओवरऑल उसको कंसीडर नहीं करते। हाँ एग्जांपल के अंदर दे दे तो आप दोनों के लिए लिखेंगे, लेकिन ओवरऑल ग्रेफाइट यानी उसकी जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर एग्जांपल H2 है और ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में है और इससे आपके पास H सॉलिड बन रहा है, तो ये इसके लिए एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन होगी नो, इसका गैसियस स्टेट में होना जरूरी है, ठीक है, ऑटोमाइज होने के लिए। जी Sir, I have a few doubts. First of all, enthalpy of hydration, is it just addition of hydrogen? No, addition of any ion, for example lithium, potassium, sodium, whatever. Okay, so addition of ion. Okay,
And for atomization, what's the speciality, if I ask you? ओके, ऑटोमाइजेशन की बेटा देखें, आपका कोई सॉलिड है वो गैसियस मोनोटॉमिक फॉर्म में अगर होगा 1 मोल ऑफ गैसियस, That's sublimation, right? क्या बेटा? That's sublimation, right? Solid. नो नो नो, नहीं नहीं, ये सब्लिमेशन नहीं है, ये ऑटोमाइजेशन है, ठीक है? ये एलिमेंट की है ना ओवरऑल, वो तो हम देखते हैं कौन से कंपाउंड सब्लिमेशन शो करते हैं, लाइक आयोडीन है, नैफ्थलीन है, ठीक है? वो सब्लिमेशन शो करेंगे। So atomization is a reaction with the same, with only one element, right? From element, अगर एलिमेंट की टर्म यूज होगी तो वो ऑटोमाइजेशन होगा। Right. So only one element is used, right? Yes. Okay. जी बिल्कुल बेटा ऐसे। सर एंथैल्पी ऑफ कंबशन में जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन किया 2 मोल्स, सर उसकी वैल्यू है 1368 किलो जूल पर मोल। सर ये फिर डिवाइड होगी 2 से अब, या यही वैल्यू होगी? मैंने 2 मोल तो नहीं बनाया बेटा, 1 मोल ही बनाया था, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे हैं बस। सर C2H5OH से जो बनी है सर, उसके बाद तो 2 मोल बने हैं ना? उसमें 1 मोल लेते हैं जो आपका कंपाउंड कंबस्ट हो रहा है, जैसे मैंने एथेनॉल का 1 मोल लिया। सर प्रोडक्ट तो फिर 2 मोल्स प्रोडक्ट का नहीं देख रहा आपने, कंबस्शन, हम कंबस्शन कंसीडर करते हैं, कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये है, ठीक है? यस सर, समझ आ गई। उसमें वो कंपाउंड कंसीडर होगा। सर आपने बताया था कि नोबल गैसेस की जो एंथैल्पी होगी वो 0 होगी क्योंकि वो मोनोटॉमिक होती हैं, तो अगर डायटोमिक और उनके बाकी केसेस में क्या कंडीशंस होंगी? बेटा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती गैसेस, ये नोबल गैसेस। सर नोबल गैसेस के अलावा बात कर रही हूं। तो मैंने जब नॉन गैसेस का लिया है तो दूसरी तो मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है, वो तो ऑटोमाइज होती है कि नहीं? H2 लिखा था, ये H2 लिखा था बेटा मैंने, इसके आपको लिए यहाँ पर H, ये आपके पास ऑटोमाइज है, मैंने यहाँ पर Cl2 लिख देता हूँ, ये आपके पास ऑटोमाइज है, गैसियस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है? ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल 121 है और ये 218 है। ओके हो गया? नेक्स्ट चलते हैं जी। Sir, what did you ask Yes, about time? क्या बताया इसकी एटोमाइजेशन क्यों नहीं लेंगे? क्या बेटा? सर आपने ये डायमंड का क्या बताया था कि इसकी एंथैल्पी आप एटोमाइजेशन क्यों नहीं लेंगे? बेटा एंथैल्पी फॉर्मेशन, ठीक है? हम स्टैंडर्ड कंडीशन देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपने वो देखना होता है। अगर मैं यहाँ पर H2 लिख दूं और सॉलिड लिख दूं और मैं कहूँ ये ऑटोमाइज हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में नहीं ऑटोमाइज होगा। हाइड्रोजन किस तरह से एग्जिस्ट करता है? गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको देखना होगा। क्या एंथैल्पी फॉर्मेशन? क्या बेटा? What did you ask about diamond and graphite? Like, what was the question? बेटा क्वेश्चन ये है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ग्रेफाइट और डायमंड में से कौन एग्जिस्ट करता है आपके पास? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, तो जो आप ओवरऑल चेंज लिख रहे होते हैं वो किसी भी तरह का चेंज हो, फॉर्मेशन का या ओवरऑल, तो ग्रेफाइट और अगर डायमंड दोनों ऑप्शंस मौजूद हो तो उनमें से आप ग्रेफाइट वाले को प्रेफरेंस देंगे। जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, वो हमारे पास होती है -57.4 आई थिंक। तो अगर हमें उसने दिया हो H2SO4 और 2 मोल ऑफ NaOH, तो हमारे पास 2 मोल ऑफ वाटर बनेंगे। और अगर उधर हमसे ये पूछ लिया जाए द हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो हम -57.4 लगाएंगे या -114 पॉइंट लगाएंगे, मतलब उसे डबल करके। क्या पूछा? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेटा वो -57 ही होगी। सर पर मोल जब होगा तब -57 होगी ना, लेकिन अगर किलो जूल का यूनिट यूज करेंगे तो डबल होगी जी। अगर किलो जूल पर मोल में है तो फिर -57 ही होगी। सर फॉर 2 मोल्स हम डबल नहीं कर देंगे 57 का? बेटा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? सर एक वाटर, एक हाइड्रोजन और एक OH का बनना एक बेस से कितने मोल बनेंगे? एनर्जी रिलीज होगी, उसे कहते हैं। कितने मोल बनेंगे? उससे एक बनेगा, लेकिन
एक ही बनेगा, लेकिन सर अगर 2 मोल्स उन्होंने NOH के दिए और H2SO4 फिर तो 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे ना। तो हम न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या लिखेंगे मुझे ये बताएं। 1 मोल ही लिखेंगे ना, 1 अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन बेटा 1 मोल के लिए ही लिखी जाएगी। वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आप ओवरऑल देखना चाहें तो वो हो सकती है जी। ऑलराइट, ओके बाय द वे मेरे लिए टॉपिक पढ़ाना बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग इस क्लास को डिस्कशन क्लास कंसिडर करते हैं और डेल्टा ई लिखता हूं तो आप पूछते हैं डेल्टा ई क्या है। आप में से मुझे नहीं समझ आती कि आपने डेल्टा ई, डेल्टा एंथैल्पी और ई वाले रिलेशंस को आपने एफएससी के अंदर नहीं पढ़ा हुआ, 1% भी नहीं पढ़ा हुआ। मैंने डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी भी लिखा है, तो उस पे भी मतलब मुझे नहीं समझ आई कि वो किस तरह के क्वेश्चन है। खैर नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा सा। आप लोग कोशिश किया करें जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको बुक में एक बार देख लिया करें कि उसने उसको किस तरह से लिखा हुआ, देन वो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि फिर चीजें इजीली हो जाएंगी आपके लिए अंडरस्टैंड करना, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। हमारा सिलेबस बहुत पीछे है और आज का लेक्चर भी बाय द वे गुजर गया है। मेजरमेंट्स और हैसला बोन हाइपरसाइकिल, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा। ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर है। इसमें ये याद रख लें कि ग्लास कैलोरीमीटर और जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये दोनों यूज होते हैं अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आप कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं या कोई आयनिक कंपाउंड है, तो उनके लिए फिर आप ये डायरेक्ट मेथड को यूज नहीं कर सकते। उनके लिए फिर आप हेसला जो कि इनडायरेक्ट एंथैल्पी कैलकुलेशन के लिए यूज होता है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर में देखिएगा क्या मेजर डिफरेंस है। जो ग्लास कैलोरीमीटर है ये आपके पास जो एंथैल्पी कैलकुलेट करता है वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करता है, जबकि जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज में ये चारों तरह से पूछा गया है। ग्लास कैलोरीमीटर के लिए आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अपनी बुक में देखिए तो उसने एग्जांपल में भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट की हुई, ये सॉल्यूशन निकालने के लिए। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो कंबस्शन और जो आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जैसा कि इसमें आप Q इज इक्वल टू क्या होता है ms डेल्टा T है। आप यहां से एंथैल्पी ऑफ जो एंथैल्पी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहां से आप क्या कैलकुलेट करेंगे Q, और आपको पता है बेटा QP इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा H, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या निकालेंगे यहां से Q एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा एंथैल्पी को, अभी हमने कैलकुलेट किया। M क्या है मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, S क्या है स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T क्या है चेंज इन टेंपरेचर है। यहां पर जो जरूरी बात है वो सुन लें कि जो आपके पास S है उसके यूनिट्स क्या होंगे, S के यूनिट्स क्या होंगे, ये आपके पास यूनिट्स होंगे जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये इसकी यूनिट्स होंगे, ठीक है। ये किसकी यूनिट होंगे आपके पास S की यूनिट होंगे कि अगर आप 1 केल्विन टेंपरेचर राइज करना चाहते हैं पर ग्राम रिएक्टेंट का या कोई भी आपके पास चीज मौजूद है तो उसके लिए जितने जूल एनर्जी रिक्वायर है वो आपके पास उसकी स्पेसिफिक हीट होगी। बॉम्ब कैलोरीमीटर में आप चेंज इन कंबस्शन या एंथैल्पी चेंज इन जो रिएक्शन है उसको कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो C डेल्टा T है, और C बेसिकली वही है S और M का मल्टीपल, यानी M मल्टीप्लाई बाय S इज इक्वल टू क्या है C है। तो अगर आप M की यूनिट देखें तो वो क्या होते हैं ग्राम होगा या किलोग्राम होगा, और S की यूनिट क्या होते हैं आपके पास जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये पर ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा तो जूल पर केल्विन या किलो जूल पर केल्विन ये इसकी यूनिट बनेंगे। ये दोनों भी एमसीक्यूज आई हुई है कि आपके पास C की यूनिट क्या होंगे, आपके पास S की यूनिट क्या होंगे, टेंपरेचर की यूनिट क्या होंगे, मास की यूनिट क्या होंगे, ये किस यूनिट्स को कैलकुलेट करने किस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। और इस केस में जो हम Q निकालेंगे, इस केस में जो हम Q निकालेंगे
वो उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर उसका कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आप वहां से उसकी इंटरनल एनर्जी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जी बेटा जी करें बच्चे, क्वेश्चन करें। सर 1 ग्राम की जगह 1 मोल हो सकता है? क्या बेटा? सर 1 ग्राम की जगह 1 मोल हो सकता है? 1 ग्राम की जगह पर 1 मोल 1 मोल के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम डेफिनेट क्वांटिटी ऐड करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ मास, तो इसलिए फिर हम ग्राम में यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, लाइक 20 ग्राम 25 ग्राम, तो इसलिए फिर हम ग्राम में यूज करते हैं इसको। सर बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपने जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ली है, सर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक ब्रॉड टर्म हो जाती है कि सब फॉर्मेशन कंबशन वगैरह उसमें आ जाते हैं, तो सर ये सब के लिए होगी फिर? लेकिन यहाँ पर ओवरऑल सॉल्यूशन फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं और यहाँ पर हम ओवरऑल उसका रिएक्शन ही काउंट करते हैं। ठीक है सर, ये जो रिएक्शन से ही पूछ रही हूँ कि मतलब रिएक्शन जब हम करेंगे तो ये सब आ जाएंगे, फॉर्मेशन सब्लिमेशन वगैरह, ये ओवरऑल रिएक्शन तो एक ब्रॉड टर्म हो जाएगी ना फिर? अच्छा, आप कह रहे हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हमने रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है वो ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर भी ऐसा ही यूज किया जा सकता है, ये पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ रिएक्शन का ही पूछ रही हूँ कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए होगी या मतलब कि कंबशन सब्लिमेशन कोई भी रिएक्शन हो सकता है? नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक कंबशन से रिलेटेड ही है ये। ठीक है, जैसे आपकी बुक में जस्ट उसने कंबशन ही लिखा हुआ, ठीक है, और बेसिकली कंबशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी है ना, तो इसलिए फिर हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी लिख देते हैं। जी ठीक है सर, अब कंबशन जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपने लिखा है, अगर वो कंबशन ना दे तो फिर आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे टिक करेंगे। जी सर ठीक है, समझ गया। जी ताहा बेटा करेंगे क्वेश्चन। सर ये एस क्या है यहाँ पे आपने जो लिखा है? क्या बेटा? सर एस जो आपने एस ये बेटा मैंने ये आपके पास हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, और ये मैंने कल भी बात बोली थी कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना चाहते हैं 1 ग्राम किसी भी गैस का, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको आप स्पेसिफिक हीट कहते हैं और वो एस से रिप्रेजेंट होती है। सर हाँ जी बेटा। सर हम डेल्टा टी केल्विन में ही लेंगे ना? हाँ जी, डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है बेटा। डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज लिख देगा तो आप उसको केल्विन में चेंज कर रहे हो। चेंज इन टेम्परेचर की टर्म यूज होती है बस, वो चेंज इन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस हो, फारेनहाइट हो, केल्विन हो, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड अगर बहुत कर लें तो फिर हम केल्विन ही पुट करते हैं बस। जी सर मैंने ये कहना था कि ना हम ये जो क्वेश्चन आंसर वाला जो है ये एंड पे रख लिया करें, हमारा सिलेबस बहुत पीछे जा रहा है, सो इसके अकॉर्डिंगली अब देखा जाए तो बहुत जल्दी से 10 मिनट में रख लिया करें क्वेश्चन आंसर्स ना, तो बाकी आधे से ज्यादा टाइम लेक्चर जो क्वेश्चन आंसर में गुजर जाता है सर। एमसीक्यू असल में बेटा आप लोगों के पास ऑनलाइन टीचिंग एक्सेस भी है, आप लोग एलएमएस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कोशिश किया करें आप उस ड्यूरेशन में पूछा करें। मेरे पास उसकी 2 से 3 घंटे की ड्यूटी है, मेरे 2 से 3 लेक्चर्स वहां पर होते हैं जहां पर ऑनलाइन मैं भी टीचिंग एज ए टीचर वहां पर बैठा होता हूँ। एलएमएस के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे वहां पर पूछते हैं। आप यहाँ पर मैं एक टॉपिक भी नहीं मेंशन करता, आप उसमें कितने क्वेश्चंस कर लेते हैं या वो जितने आपके ध्यान में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, डेल्टा ई क्या चीज है, लाइक जैसे भी बच्चे ने पूछा एस क्या चीज है। देखिए मुझे बताने में प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप इस चीज का माइंड मत कीजिएगा। देखो एस चीज, एस जो है कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अगेन अब भी बता दिया। प्रॉब्लम इज के आप अब एफएससी वाली क्लास में नहीं है, आप एंटीटेस्ट की क्लास पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपना थोड़ा सा लेवल अप करें, इन चीजों को थोड़ा सा लर्न करें। आप अपनी बुक में देखें, वहां पर एस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, और कल मैंने स्टार्ट में जब आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करवाई थी तो मैंने उसमें हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखी थी, और उसमें 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए मुझे वो याद है कि उसको मेंशन किया हुआ। या इस तरह की कोई और बहुत बेसिक टर्म्स हैं जो आप पूछ कर उसमें काफी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि क्वेश्चनिंग थोड़ी सी कम करें, और जो एलएमएस की क्वेश्चंस हैं उनके लिए जो आपका लाइव टीचर सपोर्ट है उसको यूज करें। ठीक है, और जो लास्ट कुछ मिनट बचते हैं या जब मैं एक पूरा व्हाइट बोर्ड भर लूं तो उसके एंड पे फिर क्वेश्चन कर लिया करें ताकि हमारा जो टाइम है वो मैक्सिमम सेव हो। ठीक
ठीक है। आप एक दिन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 30 आंसर्स आपको देता हूँ, 30 क्वेश्चंस उसमें हो जाते हैं या 20 हो जाएंगे, तो वो बेसिकली 20 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। इसका नुकसान क्या होगा, देखिए बुरा मत मनाइएगा, इसका नुकसान ये होगा एट द एंड मैं सिलेबस फास्ट कर दूंगा, या मैं कुछ चीजें स्किप कर दूंगा, या मैं आपको एमसीक्यूज कराना शुरू कर दूंगा, तो मे भी आप ज्यादा हैप्पी हो जाए लेकिन हमारे टॉपिक जो है वो मिस हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर जस्ट एमसीक्यूज इसकी डिस्कस कर लेता तो शायद आप ज्यादा खुश हो जाते, क्यों 5-7 एमसीक्यू थी, आपसे मैं पूछता, आप जवाब देते, तो हम खेलते रहते, तो वो टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाना था और टॉपिक जो है वो फिर पूरा कवर होना था। तो कोशिश करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम कल पढ़ेंगे, तो आप अपनी पहले बुक याद करेंगे। मैंने बोला था 70% पंजाब और 30% फेडरल आपको आनी चाहिए। आप अगर बुक की स्टेटमेंट्स को याद कर लेंगे, आप मैंने बोला पासवर्ड को उठाकर देखते आप, ये टर्म्स वहां पर मौजूद हैं जिनके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और मेरे पास ये मेरे अपने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सा 2017 के अंदर आया, यूएचएस के अंदर आया, नम्स के अंदर आया हुआ है, कहाँ पर नश में, ईकैड में, कहाँ किस तरह से एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ अभी एक चीज शेयर करता हूँ, होप सो कि आपको उसका आइडिया हो जाए कि ये चीज हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1-2 क्वेश्चन ही हैं, मैं आपके साथ ये देखिएगा, ये क्वेश्चंस हैं और ये मैंने आपके साथ शेयर करने थे जो आज हम नहीं कर सके, ठीक है। लाइक ये बोन हाइपर साइकिल है या व्हाटएवर जो भी है, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और इनके साथ यहाँ पर ईयर्स भी मेंशन किए हुए हैं कि कौन सा किस ईयर के अंदर आया हुआ है। लेकिन यह है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो काफी हद तक टॉपिक है वो पीछे रह जाता है, तो बाद में स्पीड ज्यादा करने से भी आपका नुकसान है। तो मॉडरेट हम इसमें वैल्यूज जो है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कोशिश करें कि कुछ टॉपिक आप घर से स्टडी लाजमी किया करें ताकि हम अपनी स्पीड तेज रखें। मैं तेज बोलता हूँ तो उस पर बच्चों को इतराज था, तो इसलिए फिर मैंने स्लो बोलना शुरू कर दिया। तो होप्सो के कभी आप फिजिकल क्लासेस लेते तो फिजिकल क्लास के अंदर मैं ओवरऑल इससे कई गुना ज़्यादा स्पीड है। तो इसके बाद भी मेरी क्लास है, इससे पहले भी क्लास पढ़ा के आए हैं और इसके बाद 5 बजे फिर क्लास होगी। तो इसलिए कोशिश किया करें। अब वेरी नेक्स्ट जो क्लास है, आई विश कि आप उस क्लास में अगर उसको अटेंड कर सकते तो आप उसका इन्वायरमेंट देखते तो वो बहुत ही ज़्यादा काम और क्वेश्चनिंग डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन यह है कि कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको पढ़ लें, टॉपिक लाजमी पढ़ के आए, फिर आपको ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। जी एहसान बेटा करें क्वेश्चन। सर बस यही मैंने कहना था, ये जो हमारा सेशन है ना सर, ये रिपीटर्स का है और इसमें कुछ बच्चे जो मतलब फ्रेशर्स हैं वो बेसिक चीजें बहुत पूछते हैं। और देखें नहीं बात रिपीटर्स की नहीं है, बात यह है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ओ लेवल है व्हाटएवर जो भी है, आपने बस इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आप यहाँ पर जस्ट एमडी कैट की प्रिपरेशन करने आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे लिए बेटा बहुत आसान है एफिशिएंसी क्रिएट करना। मैं आपको अपनी बुक्स में से यहाँ पर एमसीक्यू अगर देना शुरू कर दूंगा तो मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसका हमें फायदा ही नहीं है, ठीक है। ये चीजें बहुत आसान है, आपने इनको कॉम्प्लेक्स नहीं करना बेटा, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो इन चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि वो इंसान परेशान ही रहता है। मैंने जो ओवरऑल ऑब्जर्व किया आपकी क्लास में, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहें, परेशान ना हो, बड़ी आराम से तैयारी करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अगर आप समझेंगे कि मैंने जो देखा ना स्टूडेंट्स के अंदर जो चीज मुझे फील हुई है वो बहुत ज्यादा एक वो मैस क्रिएट हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज से थोड़ा सा बाहर है, बिल्कुल रिलैक्स में, तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। टॉपिक से पहले अपनी बुक लाजमी स्टडी करें पंजाब की, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। जी सुमैया बेटा। सर पंजाब टेक्स्ट बुक में सर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है del n is equal to प्रोडक्ट माइनस np माइनस nr। सर वो LMS पे कल सर पढ़ रहे थे तो उन्होंने बताया कि जस्ट ये गैसेस के लिए होगा, प्योर लिक्विड और सॉलिड्स के लिए नहीं होगा। सर ये पॉइंट नहीं समझ आया। डेल्टा वी नहीं सर, डेल्टा वी नहीं सर, डेल्टा n सर, नंबर ऑफ मोल्स जब हम फाइंड आउट करते हैं। सर अमोनिया की एग्जांपल भी दी हुई है सर। और उसमें हम क्या निकाल रहे थे फर्दर? सर एक मिनट में आपको चेक करके बताती हूँ। सर यहाँ पे अमोनिया मुझे एग्जांपल सर मेंशन करवा दें, कल मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। अभी फिलहाल बेटा नेक्स्ट क्लास है, मुझे फटाफट उसकी ना ये बता दें एग्जांपल कौन सी है, पंजाब की है, फेडरल बुक है, कौन सी बुक है?
सर है पंजाब से ये सर, ये LMS पे करवाई हुई है सर, ये मुझे नंबर नहीं मिल रहा सर, पंजाब की बुक से ही है मेरे ख्याल से ये। उसमें क्या क्वेश्चन क्या आपका? सर क्वेश्चन ये है सर, डेल एन की वैल्यू निकाली हुई है सर, वैल्यू भी सही है सर, सब कुछ ठीक है वहाँ पे सर, सिर्फ ये पूछना है आपसे कि डेल एन की जो वैल्यू है वो सिर्फ सॉलिड्स के लिए होगी, सिर्फ गैसेस के लिए होगी, या प्योर लिक्विड और सॉलिड्स के लिए भी यही मतलब हम कंसीडर करेंगे? डेल्टा एन के लिए? यस सर। सर यहाँ पे है N2 + 3H2 विल गिव अस 2NH3, और सर डेल एन की वैल्यू हमने निकाली है 2 - 4 और फिर -2 जैसे आंसर आया उनका। ठीक है सर यहाँ पे क्वेश्चन था सर, ये सिर्फ मतलब कि प्योर लिक्विड्स सिर्फ गैसेस के लिए है या प्योर लिक्विड और सॉलिड पे भी अप्लाई होगी यही कंडीशन? इसको बाय द वे इस इक्वेशन को मैं देख कर ना मैं आपको फिर इन्फॉर्म करूंगा कल, ठीक है? मैं इस एग्जांपल को देखता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? सर ये LMS के जनरल गैस कांस्टेंट के टॉपिक से सर, हेडिंग से कोई टॉपिक पढ़ाया हुआ था उसमें से है। मैं एग्जांपल देख लूं फिर देख लेंगे इसको कि LMS की एक्सेस मेरे पास नहीं है सच, लेकिन मैं इसको देख लूं तो फिर देखते हैं, ठीक है? ओके अब कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।